BFDI 073 की यूनिट 2 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यूनिट नेम टेक्सटाइल फाइबर से जुड़ी अवधारणा और सिद्धांत। हाँ, थोड़ा फाइबर से जुड़ी अवधारणा और सिद्धांत के बारे में जान लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम खाना बनाने की सामग्री के गुणों के बारे में अच्छे से जाने बिना भोजन नहीं बना सकते। ठीक उसी तरह यह जाने बिना कि कपड़े और परिधान बनाते समय विभिन्न फाइबर किस तरह से व्यवहार करते हैं, हम अच्छा कपड़ा नहीं बना सकते हैं। इसीलिए उनके साथ स्पष्ट और सही ढंग से संवाद करने के लिए फाइबर सामग्री के आधार पर उनके वर्गीकरण को जानना बहुत आवश्यक है। टेक्सटाइल फाइबर क्या होता है? टेक्सटाइल फाइबर वह महीन, लचीला, लंबा व मजबूत रेशा है जिसे कताई कर धागा और वस्त्र बनाए जाते हैं। यह तभी वस्त्र योग्य होता है जब उसमें पर्याप्त लंबाई, मजबूती, लचीलापन, ससंगता यानी स्पेनेबिलिटी व एक रूपता हो। फिर इसके बाद टेक्सटाइल फाइबर का वर्गीकरण करते हैं। टेक्सटाइल फाइबर का पहला टाइप प्राकृतिक फाइबर, वनस्पतिक आधारित फाइबर यानी वेजिटेबल फाइबर। मुख्य घटक सेल्यूलोज, उदाहरण कपास, सन, जूट, हैप। ये फाइबर पौधे या वनस्पति स्रोतों जैसे डंठल, तना, पत्ती, बीज की फली से मिलते हैं। पशु आधारित फाइबर, इनका मुख्य घटक है प्रोटीन, उदाहरण के लिए ऊन, रेशम। ये फाइबर जानवरों से प्राप्त होते हैं। फिर इसके बाद खनिज फाइबर, इनका मुख्य घटक है खनिज, उदाहरण एस्बेस्टस। इन रेशों का खनन जमीन से किया जाता है। और उसके बाद है मानव निर्मित फाइबर। मानव निर्मित फाइबर पुनर्योजित फाइबर, प्राकृतिक स्रोत प्लस रासायनिक प्रक्रिया। मतलब इन फाइबरों का निर्माण किसी एक प्राकृतिक स्रोत से होता है और फिर फिलामेंट बनाने के लिए एक रासायनिक प्रक्रिया का भी इस्तेमाल होता है। सिंथेटिक फाइबर में पेट्रोकेमिकल आधारित कृत्रिम फाइबर होते हैं। इसमें यह केवल रासायनिक प्रक्रियाओं द्वारा ही बनाए जाते हैं। कच्चे माल के तौर पर पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और कोयले का उपयोग करते हैं। इसमें एग्जाम्पल नायलॉन, पॉलिएस्टर, एक्रिकल। लंबाई के आधार पर टेक्सटाइल फाइबर का वर्गीकरण करते हैं। लंबाई के आधार पर टेक्सटाइल फाइबर का वर्गीकरण दो है, एक स्टेपल फाइबर, दूसरा फिलामेंट फाइबर। स्टेपल फाइबर में सीमित लंबाई के छोटे टुकड़े कटाई आवश्यक, उदाहरण के लिए कपास, ऊन, रेयॉन आदि। स्टेपल फाइबर को इंच या सेंटीमीटर में ही नापा जाता है, जिसकी एक सीमित लंबाई होती है। ये ज्यादा बड़े नहीं होते हैं। और दूसरा है फिलामेंट यानी तंतु। अत्यधिक लंबाई, सतत रेशे, बिना कताई भी उपयोग योग्य होते हैं, उदाहरण प्राकृतिक रेशम, कृत्रिम नायलॉन, पॉलिएस्टर। इन्हें असीमित लंबाई वाले फाइबर भी बोला जाता है क्योंकि इनकी नाप गज या मीटर में होती है। फिर इसके बाद है सिंथेटिक फाइबर की विशेषताएं क्या है, टेक्सटाइल फाइबर की विशेषताएं क्या है? वस्त्र बनाने के लिए उपयोग होने वाले फाइबर की कुछ विशेषताएं होनी चाहिए। इनकी भी हैं कुछ विशेषताएं। प्राथमिक विशेषताएं क्या है? ये गुण किसी रेशा को वस्त्र योग्य बनाते हैं। लंबाई का अनुपात चौड़ाई से अधिक होना चाहिए। फाइबर लंबा होना चाहिए ताकि उसे आसानी से धागे में काटा जा सके। मजबूत होना चाहिए। मजबूती, रेशा खिंचने या टूटने से पहले कितना बल सह सकता है, मजबूती में पता चलता है उसकी। लचीलापन, रेशा बिना टूटे मोड़ा जा सकता है, कितना फ्लेक्सिबल है। और कताई क्षमता, स्पेनेबिलिटी माने रेशों को आपस में जोड़कर धागा बनाने की योग्यता। फिर उसके बाद एकरूपता, पूरे रेशे की बनावट और मोटाई में समानता होनी चाहिए। फिर उसके बाद माध्यमिक विशेषताएं, ये गुण रेशों के उपयोग, आराम व कपड़े की गुणवत्ता को प्रभावित करते हैं। भौतिक आकार, फाइबर का बाहरी रूप और संरचना, जैसे रेशम चिकना होता है, ऊन घुमावदार होता है। आभा यानी लस्टर, चिकने फाइबर में अधिक आभा होता है। शोषण क्षमता, फाइबर कितनी नमी सोख सकता है, कॉटन में अधिक, पॉलिएस्टर में कम। लचीलापन, फाइबर एक दूसरे से अच्छी तरह से जुड़ते हैं या नहीं। विद्युत चालकता, कुछ फाइबर स्थैतिक बिजली को रोकते हैं जैसे ऊन, और कुछ नहीं रोकते हैं। घर्षण से बचाव, रेशा घिसने पर टूटता है या नहीं, नायलॉन की घर्षण सहने की ज्यादा क्षमता है। लचीलापन, खींचने के बाद रेशा अपनी मूल स्थिति में लौट सके, इतना लचीलापन होना चाहिए उसमें संबंधी गुण भी होने चाहिए, जैसे रेशा रंग, रसायन या परिष्करण को कितनी अच्छी तरह से ग्रहण कर सकता है। रासायनिक गुण क्या होने चाहिए? रेशा सीड, क्षार और सॉल्वेंट में कैसे प्रतिक्रिया करता है। उसके जैविक गुण भी होने चाहिए, कीड़े, फफूंदी आदि से प्रभावित होता है या नहीं, जैसे ऊन कीड़े खा जाते हैं। अन्य गुण पर्यावरण संवेदनशीलता,
तापमान, नमी, धूप के प्रति संवेदनशीलता, जैसे नायलॉन गर्मी में पिघल जाता है। तो ये सारे उसके गुण या विशेषताएं हैं। प्राथमिक विशेषताएं पहले पढ़ी, फिर उसके बाद माध्यमिक विशेषताएं, उसमें क्या विशेषता होनी चाहिए। सारांश भी है। प्राथमिक विशेषताएं रेशा को कताई योग्य बनाती है, जबकि माध्यमिक विशेषताएं कपड़ों की गुणवत्ता, टिकाऊपन और उपयोगिता को प्रभावित करती हैं। टेक्सटाइल फाइबर की पहचान में गैर तकनीकी परीक्षण। स्पर्श परीक्षण यानी फीलिंग टेस्ट, रेशे को हाथ से छूकर उसके स्पर्श, बनावट और तापमान के अनुसार उसकी पहचान की जाती है। रेशा का प्रकार है साइड में, और स्पर्श का अनुभव। रेशा का प्रकार है पहला कपास, फिर ऊन, रेशम, रेयॉन, नायलॉन। फिर स्पर्श का अनुभव में कपास को छूने पर मुलायम, ठंडा व रेशेदार महसूस होता है। ऊन को छूने में गर्म, खुरदरा, स्पंजी लगता है। रेशम को छूने में चिकना, ठंडा, चमकदार महसूस होता है। और रेयॉन छूने में रेशम जैसा लेकिन ठंडा होता है। और नायलॉन चिकना, थोड़ा प्लास्टिक जैसा होता है। यह परीक्षण अनुभव देता है लेकिन निश्चित नहीं होता है। इसलिए अगला परीक्षण और भी महत्वपूर्ण है। इसका अगला परीक्षण है जलाने की प्रक्रिया यानी बर्निंग टेस्ट। फाइबर को जलाकर उसकी गंध, जलने की गति, राख या पिघलन के आधार पर पहचान की जाती है। जैसे सेल्यूलोजिक फाइबर, उदाहरण के लिए कपास, सन, रेयॉन। जलने की गंध जलते हुए कागज जैसी होती है। जलने की प्रक्रिया जल्दी चलता है तेज लपट के साथ। अवशेष महीन हल्की राख बचती है उसमें। और उसकी विशेषता क्या है, लौ के संपर्क में आते ही वह जल उठता है। क्या सेल्यूलोसिक फाइबर में। और प्रोटीन फाइबर कैसे होते हैं जब उनको जलाया जाता है, ऊन या रेशम को जलाने पर उनकी जलने की गंध जलते बाल या सींग जैसे यानी तेज गंध आती है। और जलने की प्रक्रिया धीरे धीरे चलता है, सिकुड़ता भी है। और उसमें काली, गोल और कुरकुरी राख बचती है अवशेष के रूप में। और विशेषता लौ से हटने पर जलना बंद हो जाता है। सिंथेटिक फाइबर में नायलॉन, पॉलिएस्टर और एक्रिकल को जलाने पे गंध कैसी आती, रासायनिक या प्लास्टिक जैसी। जलने की प्रक्रिया में वो पिघलता रहता है, जलता नहीं या फिर धीरे धीरे जलता है। उसमें अवशेष बचते हैं, कठोर पिघली हुई बूंदें। विशेषता क्या है उसकी, लौ के संपर्क में आते ही सिकुड़ जाता है। फिर उसके बाद एक तालिका टाइप में बना रखी। फाइबर का प्रकार, उसकी गंध, जलने की गति, अवशेष, विशेष लक्षण। इसमें लाइनिंग नहीं है इसलिए आपको समझना पड़ेगा। फाइबर, सेल्यूलोजिक, प्रोटीन, सिंथेटिक। फिर उसके बाद प्रकार में कागज जैसी, बाल जैसी, प्लास्टिक जैसी। फिर जलने की गति में पहला तेज, दूसरा धीरे, तीसरा पिघलता है। अवशेष क्या बचता है, पहले में महीन राख, काली राख, कठोर बूंदे। विशेष लक्षण, लपट में जलता है, जलने पर सिकुड़ता है, जलने की बजाय गलता है। गैर तकनीकी परीक्षण केवल प्राथमिक पहचान के लिए होते हैं। पूर्ण पुष्टि के लिए तकनीकी परीक्षण जैसे माइक्रोस्कोप या रासायनिक परीक्षण की आवश्यकता होती है। टेक्सटाइल फाइबर की पहचान में तकनीकी परीक्षण जानते हैं। तकनीकी परीक्षण का अर्थ क्या होता है। तकनीकी परीक्षण वे वैज्ञानिक विधियां हैं जो किसी रेशा की पहचान को स्पष्ट रूप से सिद्ध करती हैं। इसमें दो प्रमुख विधियां होती है। पहला सूक्ष्म परीक्षण होता है, दूसरा रासायनिक परीक्षण होता है। इसमें भी टेबल दी हुई है। इसमें रेशा का नाम लिखा है, आपको साइड में दिख रहा होगा। रेशा, कपास, जूट, ऊन, रेशम, रेयॉन, नायलॉन। उसका लंबवत रूप और क्रॉस सेक्शन रूप। मुड़ा हुआ फीता जैसा टेढ़ा मेढ़ा दिखता है। खुदरी रेखाएं, मोटी रेखाएं और तरंगदार स्केल वाली सतह। चिकना, सीधा, चमकदार और सीधी रेखा, चिकना, एकदम सीधा, चिकना, गोल। और उसको क्रॉस सेक्शन रूप में देखने पर बीन के जैसे दिखता है। गोलाकार या अंडाकार होता है। हल्का खुदरा होता है, गोल हल्का खुदरा होता है। त्रिकोणीय होता है, अनियमित या गोल होता है। चमकदार होता है नायलॉन। रासायनिक परीक्षण में सबसे पहले स्टेन टेस्ट करते हैं, यानी यह परीक्षण रेशों के रासायनिक गुणों पर आधारित होता है। फाइबर को रंगने वाली विशेष रसायनों से दागा जाता है। फाइबर स्टेन रंग प्रतिक्रिया क्या प्रतिक्रिया देते हैं। ऊन को रंगने पर नाइल ब्लू में नीला हो जाता है, रेशम नीला या बैगनी हो जाता है, सेल्यूलोज फाइबर आयोडीन में भूरा हो जाता है और नायलॉन फ्रिक्किन एसिड में पीला हो जाता है। और दूसरा है सॉल्वेंट टेस्ट यानी घुलनशील परीक्षण। इसमें विशेष रसायनों में फाइबर को डाला जाता है या देखने के लिए कि वह घुलता है या नहीं। फाइबर घुलनशील कौन कौन से हैं, ऊन, रेशम, रेयॉन। किसमें घुलता है, ऊन क्लोरीन में घुलने पर क्षतिग्रस्त हो जाता है, रेशम जिंक क्लोराइड में घुलता है, रेयॉन सोडियम हाइड्रोक्साइड में घुल जाता है, नायलॉन फॉर्मिक एसिड या हॉट HCl में घुलता है।
केवल नायलॉन डाइमेथिल फॉर्माइड में पूरी तरह घुलता है। निष्कर्ष इसका क्या है? तकनीकी परीक्षण जैसे सूक्ष्मदर्शी और रासायनिक परीक्षण फाइबर की पहचान के सबसे विश्वसनीय साधन होते हैं, विशेष रूप से जब अन्य परीक्षण जैसे जलना या छूना अस्पष्ट हो। उसके बाद टॉपिक है फाइबर ब्लेंडिंग क्या है। इसकी डिफिनीशन है, फाइबर ब्लेंडिंग वह प्रक्रिया है जिसमें दो या दो से अधिक विभिन्न प्रकार के रेशों को एक साथ मिलाकर नया कपड़ा बनाया जाता है ताकि दोनों फाइबर के लाभ एक साथ मिले। इसके ब्लेंडिंग के कारण क्या है? इनके कारण में उद्देश्य विवरण क्या है? प्रदर्शन में सुधार, एक फाइबर की कमजोरी को दूसरी की ताकत से संतुलित करना, जैसे पॉलिएस्टर की मजबूती, कॉटन की नमी सोखने की क्षमता, बनावट में सुधार, कपड़ों को मुलायम, चमकदार, भारी, हल्का बनाना, लागत की कमी, महंगे फाइबर को सस्ते फाइबर में मिलाकर कुल लागत कम करना, क्रॉस डाई प्रभाव, कपड़े ब्लेंडेड कपड़ों को दो अलग अलग रंगों में एक साथ डाई करना संभव हो जाता है। खामी दूर करना, एक फाइबर की कमियों को दूसरे से दूर करना, जैसे सिल्क की फिसलन को कॉटन से ठीक करना, परिकृष्ट दक्षता, कपड़े की सिलाई, धुलाई और इस्त्री में बेहतर प्रदर्शन, सामान्य फैब्रिक ब्लेंड। इस ब्लेंड का उद्देश्य व लाभ क्या है? पॉलिएस्टर और कॉटन को मिलाने पर मजबूती, आराम व कम सिकुड़न वाला कपड़ा तैयार होता है। पॉलिएस्टर और विस्कोस को मिलाने पर सिल्क जैसे चमकदार और किफायती कपड़ा प्राप्त होता है। इसी तरह रेयन, कॉटन, ठंडक, नमी सोखने वाला, इन सबको मिला के अच्छा कपड़ा, मतलब एक अगर आपको सस्ता कपड़ा बनाना है तो एक महंगे रेशों को सस्ते वाले रेशों में जोड़ के नया कपड़ा नए रेशे तैयार कर लिए जाते हैं ताकि बजट में आ जाए, महंगा भी ना मिले ज्यादा, क्योंकि महंगे हर कोई अफोर्ड नहीं करता। विविध फाइबर ब्लेंड, टेरी कॉट बनाने के लिए पॉलिएस्टर और कॉटन को मिलाया जाता है। टेरी वूल बनाने के लिए पॉलिएस्टर और ऊन को मिलाया जाता है। सिल्कॉट बनाने के लिए सिल्क और कॉटन को मिलाया जाता है। ऐसे ही वूलन ब्लेंड्स ऊन और नायलॉन को मिलाने पर। इसका निष्कर्ष क्या है? फाइबर ब्लेंडिंग वस्त्र उद्योग की वह तकनीकी है जिससे वस्त्रों में कार्यात्मक सुधार, लागत में बचत और ग्राहक की जरूरतों के अनुसार कपड़ा तैयार करना संभव हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।